हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं होंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और वो आपके हेल्प कर सकते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। ठीक है बेटा, काफी कम टाइम रह गया है तो फटाफट से अच्छी खासी तैयारी कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे बेटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल एंड स्टेट इट्स यूनिट। ठीक है बेटा, देखते हैं इसका आंसर क्या है। Electric dipole moment of an electric dipole is defined as the product of the magnitude of either charge and dipole length। ठीक है बेटा, आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझाना है, बस आपको फॉर्मूला पता ही होगा। जो P वेक्टर है वो क्या होता है बेटा, Q इंटू 2L या फिर 2A आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि चार्ज के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके मैग्नीट्यूड को, डाइपोल लेंथ के मैग्नीट्यूड को, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाता है। वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। SI यूनिट इसका क्या होता है बेटा, कूलम्ब पर मीटर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसमें ये इसको मैग्नीट्यूड का वैल्यू लिया गया है, ना कि वेक्टर का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है कि डाइपोल को कहाँ ऐसी जगह पर प्लेस करें कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, और दूसरा केस बताया गया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर स्टेबल की हम बात करें तो बेटा स्टेबल कैसे रहेगा इक्विलिब्रियम, जब हम डाइपोल को हम पैरेलल में रख देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, जो उसका इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल रहता है। अगर हम बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तो हमें क्या करना है, एंटी पैरेलल में रख देना है। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज जूल पर कूलम्ब, इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसका जो SI यूनिट होता है वो जूल पर कूलम्ब होता है, और क्या वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा, जूल पर कूलम्ब तो आप सबको पता होगा, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होता है। जिसे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं पता है, मैं बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। अगर हम बात करें स्केलर की तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहां पर हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ स्क्वायर शीट ऑफ अ साइड ए। ठीक है, अ स्क्वायर शीट ऑफ अ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन एट Z is equal to A. The electric field in the region is E vector is equal to CJ square cap. The electric flux through the sheet is, अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है E की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, S आपको खुद से निकालना पड़ेगा। खुद से क्या निकालना पड़ेगा, आपको S भी पता चल जाएगा बिकॉज साइड तो उसने दिया है। ऑब्वियसली स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो छोटे बच्चों के लिए तो होता है लेंथ इंटू लेंथ, या फिर लेंथ और ब्रेथ तो उसमें होता ही नहीं है, मतलब साइड से होते हैं ऑब्वियसली, तो साइड का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर हम तो बड़े हो गए, अब हम क्लास 12 के बच्चे हैं, हमें क्या करना है, हमें बोलना है नहीं भाई हम सिर्फ साइड का स्क्वायर नहीं लेंगे, उसमें हम के कैप भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मिल गया आपको S। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है बेटा, E है, तो E का वैल्यू आपको दिया हुआ है, S की वैल्यू आपने निकाल ली है। फटाफट से उसको आपको क्या करना है, उसके इक्वेशन में या फिर उसके आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, CJ स्क्वायर कैप के कैप डॉट ए स्क्वायर के कैप। ठीक है, के कैप क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा CJ स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करें, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, Z इज इक्वल टू A। अगर आपको याद होगा मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर क्या था बेटा, Z इज इक्वल टू, Z में क्यों बोल रही हूँ, Z का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, Z, तो इसलिए मैं Z यूज कर रही हूँ, आप समझ जाएगा Z ही है वो। ठीक है, Z इज इक्वल टू A। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, हम यहाँ पर हमने निकाल लिया CJ स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब सॉरी Z को हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। ठीक है, अगर हम Z को 1 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A4C मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये आपका एमसीक्यू है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एमसीक्यू में है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v, देन पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है बेटा, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो ये बेटा इक्वेटोरियल लाइन, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरा स्केच भी काम नहीं करेगा, कोई नहीं, इट्स ओके। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है बेटा, आपको बताना है पोटेंशियल। अब आपको मैं बता दूं इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। बिना सोचे समझे इतना ओवर करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ ताकि आप अपना टाइम वेस्ट कर दो, ठीक है। आपको फोकस करना है किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। आपको फटाफट से क्या कहते हैं ना, जीरो को टिक कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये सारे पीवाईक्यूज है तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ठीक है। स्टेट द रीजन व्हाई गैलियम आर्सेनिक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ सोलर सेल, ठीक है। बिकॉज इट हैज हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब इसका जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इट हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। यही दो रीजन है जिसकी वजह से सोलर सेल में यूज किया जाता है हमारा गैलियम आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब आपको पता ही होगा, मैं उम्मीद करती हूँ पता होगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ। देखो दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। वो प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज के बेसिस पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है बेटा, एन टाइप और पी टाइप आ जाता है, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है किसके बिटवीन, एन टाइप और पी टाइप के बिटवीन, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक, इसमें क्या लिखा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स obtained by doping impurity atom of group 5 to germanium और silicon crystal, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्टेन किया गया है, मतलब देखो इसमें मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, ग्रुप 5 से, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज आकर के आपकी जर्मेनियम और सिलिकॉन में उसके क्रिस्टल में बैठ जाती हैं, वही बन जाता है एन टाइप। वहीं अगर हम बात करें बेटा पी टाइप की, तो पी टाइप में क्या होता है, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। थर्ड से क्या होता है, क्रिस्टल्स जर्मेनियम और सिलिकॉन पे क्या होते हैं, डोपिंग हो जाती है इम्प्योरिटीज की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है बेटा, impurity atoms added provided free electron and are called ठीक है, called donors, ठीक है। कभी कभी आ जाती है हमारी देशी इंग्लिश हमारे मुंह पे, ठीक है, कोई बात नहीं। impurity atoms added provided free electron and are called donors, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, डोनर्स है एन टाइप में। अगर हम बात करें वहीं पी टाइप में, तो ये क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। impurities atoms added provided free electrons and are called donors। वहीं बात करें अगर हम पी टाइप की, इसमें क्या कह रहा है, impurities atoms added create vacancies मतलब बेटा आपका होल सी है, ठीक है, होल सी है, vacancies of electron and are called acceptors, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन वाला नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे नहीं जाना है, मतलब डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना बैठ करके, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है बेटा, देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है बेटा, आपका इसमें इलेक्ट्रॉनिक, किसमें बेटा, एन टाइप में। वहीं अगर हम बात करें माइनॉरिटी चार्ज की, तो वो क्या है बेटा, होल्स है, लेकिन ये केस किस में है, एन टाइप में। अगर हम बात करें पी टाइप में, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है बेटा, जस्ट ऑपोजिट। और देखो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ठीक है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें बेटा, आप जब भी डिस्टिंग्विश करते हो, कभी पैराग्राफ में मत लिखना, हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखना। टैबुलर फॉर्म आपको पता होगा, आप टेबल बना करके एक साइड में एन टाइप, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। कोशिश करें कि वो आपके एक ही पेज में पूरा कवर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जाना ठीक नहीं लगता है डिस्टिंग्विश के टाइम, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट एक और बात थी, स्केलिंग थोड़ा ढंग से करना, ठीक है। मेरी तरह ये नहीं कि मैंने तो रफली कर दिया है, लेकिन अगर आप एग्जाम्स में लिखना है तो स्केलिंग अच्छे से करना, टैबुलर फॉर्म में बनाकर करना, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा काफी नीटली क्लीनली लिखा है, तो इसको नंबर अच्छा खासा मिलना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, इसमें हम क्या कह रहे थे, मेजॉरिटी चार्ज जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये होल्स हो जाते हैं। वही माइनॉरिटी चार्ज की अगर हम बात करें, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की, तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है बेटा, व्हाट हैपेंस टू द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन वेयर इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। बेटा ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, एक अगर एग्जामिनर की बात अगर हम करें सीबीएसई के, तो वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट टाइम आपको देते हैं। सेमीकंडक्टर से वो ऐसे क्वेश्चन जरूर उठाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस,
देयर फेवरेट टॉपिक। ठीक है बेटा, चलो देख लेते हैं फटाफट से। अब इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए आपको, तो मैंने सोचा कि एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया जाए थोड़ा सा बच्चों को, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखो ये आपका है पी टाइप, ये है एन टाइप। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ये क्या है बेटा, ये आपका है पी एन टाइप जंक्शन। मतलब क्या है बेटा, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस का केस है। इसमें क्या है बेटा, ये आपको होल्स दिख रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑब्वियसली, यहाँ पर ये पी है और ये एन है। ठीक है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है बॉक्सेस, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये पी है, ये एन है, ये आपका डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो आपके पूरे आपके जो होल्स हैं यही आपके मूवमेंट करते हैं, और यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं करता, ये बहुत लेजी है, बिल्कुल नहीं हिलता डुलता है। ठीक है, तो यही बेटा इसमें क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन पे, यही डिप्लीशन लेयर पे पूछा जा रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा फॉरवर्ड बायस में। बेटा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा रिवर्स बायस की, तो इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बेटा आपका जो केस है यहाँ पर फॉरवर्ड बायस का है, बिकॉज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्लस है, पी से प्लस और एन से, मतलब एन पी है तो पॉजिटिव, एन है तो निगेटिव। ठीक है, तो ये जब केस मिलता है तो ये बेटा होता है आपका फॉरवर्ड बायस। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाता है ना, जब रिवर्स बायस होता है तो यहाँ पर बेटा माइनस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये उल्टा केस हो जाता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स बायस। और इसमें क्या होता है बेटा, डिप्लीशन लेयर जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। लेंथी क्वेश्चन क्यों है बेटा, ये आपको कभी कभी 5 मार्क्स में दे सकता है, 3 मार्क्स में दे सकता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी दे देता है। ठीक है, 1 मार्क्स में तो आपको ऑब्वियसली पता है आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है पूछा जा रहा है। सो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने कहा था एक्सट्रिंसिक पी एन जंक्शन के बारे में आपको डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बेटा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अगर हम बात करें तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट होते हैं, और ये दोनों किस बेसिस पर डिफरेंट होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलो इंट्रिंसिक के बारे में अगर हम देखें बेटा, ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है एंड इट्स टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स। ठीक है बेटा, टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स हमने क्यों बोला बेटा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ना तो शेयर कर सकते हैं, ना तो वो दे सकते हैं ना तो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, वो शेयर करते हैं और वो क्या बना देते हैं, टेट्रावैलेंट। बिकॉज क्या होता है, उनकी वैलेंस क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बेटा आपका एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करें बेटा, ये होती है इम्प्योरिटीज होती हैं, इसमें बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, और वो इम्प्योरिटीज किसकी होती है, देखो 3rd, 4th और 5th भी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं, 5th ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, जो मिला करके क्या करते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर किसी भी क्रिस्टल को क्या करते हैं, प्योर कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अगर हम 10 to the power 10 की बात करें तो उसमें जस्ट वन ऐसा होगा केस जिसमें क्या हो सकता है, इम्प्योरिटीज हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज वो डोपिंग नहीं करते। मतलब डोपिंग मतलब क्या है, कोई भी जो बाहर का मतलब कोई ऐसा जो अगर हम बात करें इम्प्योरिटीज की, तो हम ये नहीं कह रहे कि कुछ कचरा आकर के बैठ गया, कुछ धूल मिट्टी आकर के बैठ गई, नहीं, हम बात करें ग्रुपिंग की। ठीक है, ग्रुप नंबर्स की, ग्रुप एटम्स की, वो क्या करते हैं, आकर के थोड़ा बहुत मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंट्रिंसिक में लो होती है। वहीं अगर हम बात करें बेटा एक्सट्रिंसिक में, तो इसमें क्या होती है, ऑब्वियसली इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, इसमें हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नो परमिटेड एनर्जी स्टेट इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी यहाँ पर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होती है, दोनों अलग होती है। तो इसमें क्या है, इसमें कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उसके बीच में जो डिफरेंस होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कंडक्शन है, ये आपका वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इसके बीच जो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई एनर्जी लेवल नहीं होगी, ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसमें कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा। लेकिन अगर इन द केस हम बात करें एक्सट्रिंसिक की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी लेवल होती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है परमिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी एटम बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, N is equal to NH माइनस नंबर ऑफ होल्स। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, नंबर ऑफ, ये जो देखो यहाँ पर ये क्या है, Ne मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, और NH क्या है बेटा, नंबर ऑफ होल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक की, तो उसमें क्या होता है, इन N टाइप, अगर हम N टाइप की बात करें तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। ठीक है, और अगर हम P टाइप की बात करें तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है बेटा,
वैसे तो आपके पास इतना अगर आपको डिस्टिंग्विश आता है तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको 5 मार्क्स में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यहाँ पर क्या इंट्रिंसिक में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम बात करें आपका एक्सट्रिंसिक में तो क्या होता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम शोइंग हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है। और इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर अफेक्टेड इन द टू केसेस, ठीक है, जो कि हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉरवर्ड बायसिंग और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिवर्स बायसिंग। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है बेटा, पी जो है हमेशा याद रखना, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर निगेटिव। जब ये केस बनता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। अगर हम उसका जस्ट ऑपोजिट कर दे तो वो क्या हो जाता है बेटा, आपको हो जाता है एन टाइप, ठीक है। सॉरी इट्स नॉट एन टाइप, आई एम सेइंग एन टाइप, इट्स रिवर्स बायसिंग, ठीक है। ऑब्वियसली रिवर्स बायसिंग मतलब क्या है, इसका एन देखो यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पी क्या है बेटा, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, यही आपका सर्किट है, ठीक है। आ जाते हैं बेटा हम अपने जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम डिप्लीशन लेयर की बात कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल गेट डिक्रीज, वेयर एज इन रिवर्स बायस विड्थ डिप्लीशन लेयर विल गेट इंक्रीज, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV, ठीक है बेटा। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट, ठीक है। अब देखो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें क्या है बेटा, -30.6 eV, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी पूछा है उसने और पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या है बेटा, ये टोटल एनर्जी के जस्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर हम बात करें जब आपको टोटल एनर्जी दिया हुआ है गिवन है 13.6, तो इसमें क्या करना है आपको, नेगेटिव से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि बन जाएगा 13.6 eV, यही हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो क्या होता है, ये बेटा होता है टोटल एनर्जी के जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी के जस्ट डबल होता है, हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा 2 × -13.6 eV, जो कि हो जाएगा -7.2 eV, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको करना होगा, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा। सो हियर योर नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू, व्हेन इज H alpha line of the Balmer series in the emission spectrum of hydrogen obtained, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, H alpha longest wavelength of Balmer series, Ni जिसमें होता है 3 और NF की बात करें तो 2, इसमें देख लेते हैं हम। It obtained when a hydrogen electron falls from its third to second lowest energy level. H alpha light is the brightest hydrogen light in द विजिबल स्पेक्ट्रल रेंज, ठीक है बेटा। इसमें हम बात कर लेते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, एच अल्फा लाइन जो बाल्मर सीरीज का होता है वो कब हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है, कब हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, जब थर्ड लेवल से सेकंड लेवल, मतलब जो एनर्जी लेवल है वो जब थर्ड से सेकंड पे आती है तभी हमें क्या होता है, एच अल्फा हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, ठीक है बेटा। तो जैसे अब अगर हम बात करें, ओ माय गॉड माय ट्विस्टिंग, सॉरी ये थोड़ा सा टंग ट्विस्ट था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा। अगर हम बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो यहाँ पर ये कॉपी रखी हुई है, या फिर मैं किसी और चीज़ से एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन है मेरे पास, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इस फ़ोन पर जितनी भी आपको मिल रही है, जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, वो कैसे आएंगी, यहाँ पर जितनी भी सरफेस है वो कांटेक्ट करेंगी, तो हम उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर एरिया की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें उसके फॉर्मूला की तो वो क्या होता है बेटा, उसमें क्या हो जाता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा ऑब्वियसली आपके एंगल की वैल्यू होती है, वहां पर आपको कॉस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और होता है, देखो आपने इससे पहले भी एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया जिसमें क्या था, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो इसमें कई आपको फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, बट ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसा ही है कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है बेटा, ये आपकी ऐसा यूनिट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशंस भी आते हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, डेरिवेशन भी इसके सारे, ठीक है। डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो डेरिवेशंस आप चाहे आप इसी चैनल से पढ़ो, किसी भी चैनल से पढ़ो, बट डेरिवेशन पढ़ लेना, ठीक है बेटा। व्हाट इज गॉस लॉ,
अब हम बात करें गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखो मुझे गॉस लॉ ही समझाना था इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी समझा दिया, बिकॉज गॉस लॉ पूछा जाता है, वैसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको गॉस लॉ अच्छे से तैयार करना है, गॉस लॉ तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना जरूरी है। Gauss law states that the total electric flux out of a closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity, ठीक है। आपको गॉस थ्योरम, गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इसमें आपको डेरिवेशंस वगैरह भी आना चाहिए। आपको इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या मिल जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वैसे भी मेरा टंग बहुत ट्विस्ट हो रहा है, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। ऐसे सपोर्ट करते रहो, साथ साथ में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चा पार्टी।